थर्ड स्टेप, क्या यह जुआ है या क्या? सज्जन बंधन पसंद करते हैं। एंड्रयू मेलन। पिछले अक्टूबर की हिचकी जैसी बड़ी उथल पुथल के बाद कुछ निवेशकों ने बॉन्ड की शरण ली है। स्टॉक बनाम बॉन्ड का यह मुद्दा तुरंत, शांत और सम्मानजनक तरीके से हल करने लायक है, अन्यथा यह सबसे उन्मत्त क्षणों में फिर से सामने आएगा जब शेयर बाजार गिर रहा है और लोग साइन अप करने के लिए बैंकों की ओर दौड़ रहे हैं। सीडी। हाल ही में ऐसी ही भीड़ उमड़ पड़ी है। बॉन्ड, मनी मार्केट या सीडी में निवेश करना ऋण में निवेश के सभी अलग अलग रूप हैं जिसके लिए ब्याज का भुगतान किया जाता है। ब्याज का भुगतान पाने में कुछ भी गलत नहीं है, खासकर यदि यह चक्रवृद्धि हो। मैनहट्टन के भारतीयों पर विचार करें जिन्होंने 1626 में अपनी सारी अचल संपत्ति आप्रवासियों के एक समूह को $24 में आभूषणों और मोतियों में बेच दी। 362 वर्षों से भारतीय इसके कारण क्रूर मजाक का विषय रहे हैं, लेकिन यह पता चला है कि उन्होंने द्वीप पाने वाले खरीदारों की तुलना में बेहतर सौदा किया होगा। $24 पर 8% ब्याज पर ध्यान दें। आइए अपने अविश्वास को निलंबित करें और मान ले कि उन्होंने ट्रिंकेट को नकदी में बदल दिया है। उन सभी वर्षों में चक्रवृद्धि के साथ भारतीयों ने $30 ट्रिलियन से कुछ ही कम की शुद्ध संपत्ति बनाई होगी, जबकि नवीनतम कर रिकॉर्ड से मैनहट्टन बरो के अनुसार अचल संपत्ति की कीमत केवल $28.1 बिलियन है। मैनहट्टन को संदेह का लाभ दें, $28.1 बिलियन का मूल्यांकित मूल्य है और सभी जानते हैं कि खुले बाजार में इसका मूल्य दोगुना हो सकता है। तो मैनहट्टन की कीमत $56.2 बिलियन है। किसी भी तरह से भारतीय $29 ट्रिलियन से आगे हो सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। माना कि यह असंभव है कि भारतीयों को 8% ब्याज मिल सकता था, यहाँ तक कि उस समय की निक्रैकर दरों पर भी, यदि वास्तव में 1626 में निक्रैकर दरें होती। अग्रणी उधारकर्ता बहुत कम भुगतान करने के आदी थे, लेकिन यह मानते हुए कि भारतीयों को एक झटका लग सकता था। 6% सौदा, वे अब तक $34.7 अरब कमा चुके होते, बिना किसी संपत्ति के रखरखाव या सेंट्रल पार्क की घास काटने के। मिश्रित रूप से कुछ प्रतिशत अंक कितना अंतर ला सकते हैं? 3 शताब्दियों से अधिक। हालांकि आप इसे समझें, इस लेनदेन में कथित धोखाधड़ी के बारे में कुछ कहा जा सकता है। कर्ज में निवेश करना बुरा नहीं है। पिछले 20 वर्षों में बॉन्ड विशेष रूप से आकर्षक रहे हैं। उससे पहले के 50 वर्षों में तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से पिछले 20 वर्षों में। ऐतिहासिक रूप से ब्याज दरें कभी भी 4% से अधिक दूर नहीं गई, लेकिन पिछले दशक में हमने देखा है कि दीर्घकालिक दरें 16% तक बढ़ी और फिर 8% तक गिर गईं, जिससे उल्लेखनीय अवसर पैदा हुए। जिन लोगों ने 1980 में 20 वर्षीय परिपक्वता वाले अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे थे, उनके बॉन्ड का अंकित मूल्य लगभग दोगुना हो गया है और इस बीच वे अभी भी अपने मूल निवेश पर 16% ब्याज एकत्र कर रहे हैं। यदि आप इतने होशियार थे कि 20 वर्षीय टी बॉन्ड खरीद लेते, तो आपने शेयर बाजार को बड़े अंतर से हरा दिया है, यहाँ तक कि इस नवीनतम तेजी चरण में भी। इसके अलावा आपने इसे एक भी शोध रिपोर्ट पढ़े बिना या किसी स्टॉक ब्रोकर को एक भी श्रद्धांजलि दिए बिना किया है। दीर्घकालिक टी बॉन्ड ब्याज दरों को चलाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि वे कॉल करने योग्य नहीं है, या कम से कम परिपक्वता से 5 साल पहले तक नहीं। जैसा कि कई असंतुष्ट बॉन्ड निवेशकों ने पाया है, कई कॉरपोरेट और नगरपालिका बॉन्ड कॉल करने योग्य हैं बहुत जल्दी, जिसका अर्थ है कि देनदार उन्हें उसी क्षण वापस खरीद लेते हैं जब ऐसा करना फायदेमंद होता है। बॉन्ड धारकों के पास इस मामले में निंदा का सामना करने वाले संपत्ति मालिकों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही ब्याज दरें गिरना शुरू होती है, जिससे बॉन्ड निवेशकों को एहसास होता है कि वे उन्होंने एक चतुर सौदा किया है, सौदा रद्द कर दिया गया है और उन्हें अपना पैसा मेल में वापस मिल गया है। दूसरी ओर, यदि ब्याज दरें उस दिशा में जाती है जो बॉन्ड धारकों के खिलाफ जाती है, तो बॉन्ड धारक बॉन्ड के साथ फंस जाते हैं।
चूंकि कॉरपोरेट बॉन्ड व्यवसाय में बहुत कम ऐसा है जो कॉल करने योग्य नहीं है, इसलिए यदि आप ब्याज दरों में गिरावट से लाभ की उम्मीद करते हैं तो आपको ट्रेजरी खरीदने की सलाह दी जाती है। पासबुक को मुक्त करना। परंपरागत रूप से बॉन्ड बड़े मूल्य वर्ग में बेचे जाते थे, छोटे निवेशकों के लिए बहुत बड़े, जो केवल बचत खाते या उबाऊ अमेरिकी बचत बॉन्ड के माध्यम से ऋण में निवेश कर सकते थे। फिर बॉन्ड फंड का आविष्कार हुआ और टाइकून के साथ साथ नियमित लोग भी ऋण में निवेश कर सकते थे। उसके बाद मनी मार्केट फंड ने लाखों पूर्व पासबुक बचतकर्ताओं को हमेशा के लिए बैंकों की कैद से मुक्त कर दिया। वहां ब्रूस बेंट और हैरी ब्राउन का एक स्मारक होना चाहिए, जिन्होंने मनी मार्केट खाते का सपना देखा और स्क्रूजियन थ्रिफ्ट से महान पलायन का नेतृत्व करने का साहस किया। उन्होंने इसकी शुरुआत 1971 में रिजर्व फंड से की थी। मेरे अपने बॉस नेड जॉनसन ने इस विचार को आगे बढ़ाया और चेकलेखन सुविधा जोड़ी। उससे पहले मुद्रा बाजार एक ऐसी जगह के रूप में सबसे उपयोगी था जहां छोटे निगम अपने साप्ताहिक पेरोल फंड को जमा कर सकते थे। चेकलेखन सुविधा ने मुद्रा बाजार निधि को बचत खाते और चेकिंग खाते के रूप में सार्वभौमिक अपील प्रदान की। किसी अव्यवस्थित बचत खाते में स्टॉक को प्राथमिकता देना एक बात है जो हमेशा के लिए 5% का रिटर्न देता है, और उन्हें ऐसे मनी मार्केट में प्राथमिकता देना बिल्कुल दूसरी बात है जो सबसे अच्छी अल्पकालिक दरें प्रदान करता है और जहां प्रचलित ब्याज दरें कम होने पर पैदावार तुरंत बढ़ जाती है। उच्चतर। यदि आपका पैसा 1978 से मनी मार्केट फंड में रुका हुआ है तो निश्चित रूप से आपके पास इसके बारे में शर्मिंदा महसूस करने का कोई कारण नहीं है। आप शेयर बाजार की कुछ प्रमुख गिरावटों से चूक गए हैं। आपने अब तक का सबसे खराब ब्याज 6% ब्याज लिया है और आपने अपने मूलधन का एक पैसा भी कभी नहीं खोया है। जिस वर्ष अल्पकालिक ब्याज दरें बढ़कर 17% 1981 हो गई और शेयर बाजार 5% गिर गया, आपने नकदी में रहकर 22% सापेक्ष लाभ कमाया। 29 सितंबर 1986 को डॉव 1775 से 25 अगस्त 1987 को डॉव 2722 तक शेयर बाजार की अविश्वसनीय उछाल के दौरान मान लीजिए कि आपने कभी एक भी स्टॉक नहीं खरीदा और जीवन में एक बार इसे चूकने के कारण आप मूर्ख महसूस कर रहे थे। अवसर। कुछ समय बाद आप अपने दोस्तों को यह भी नहीं बताएंगे कि आपका सारा पैसा मनी मार्केट में है। दुकानों में चोरी की बात स्वीकार करना कम दर्दनाक होता, लेकिन दुर्घटना के बाद अगली सुबह जब डॉव 1738 में वापस आ गया तो आपको लगा कि आप सही साबित हुए हैं। आप 19 अक्टूबर के पूरे आघात से बच गए। स्टॉक की कीमतों में इतनी भारी गिरावट के साथ मुद्रा बाजार ने वास्तव में पूरे वर्ष के दौरान शेयर बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया था। मुद्रा बाजार के लिए 6.12% से लेकर S&P 500 के लिए 5.25%। स्टॉक्स का खंडन। लेकिन 2 महीने बाद शेयर बाजार में तेजी आई और एक बार फिर शेयर मनी मार्केट फंड और लंबी अवधि के बॉन्ड दोनों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। लंबी अवधि में वे हमेशा ऐसा करते हैं। ऐतिहासिक रूप से शेयरों में निवेश करना ऋण में निवेश करने की तुलना में निर्विवाद रूप से अधिक लाभदायक है। वास्तव में 1927 के बाद से सामान्य शेयरों में प्रति वर्ष औसतन 9.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए 5%, सरकारी बॉन्ड के लिए 4.4% और ट्रेजरी बिल के लिए 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई दीर्घकालिक मुद्रास्फीति दर प्रति वर्ष 3% है, जो आम शेयरों को प्रति वर्ष 6.8% का वास्तविक रिटर्न देती है। ट्रेजरी बिल पर वास्तविक रिटर्न, जिसे पैसा लगाने के लिए सबसे रूढ़िवादी और समझदार स्थान के रूप में जाना जाता है, 0 रहा है। यह सही है। जिप्पो। बॉन्ड से 5% रिटर्न की तुलना में स्टॉक से 9.8% रिटर्न का लाभ कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है, लेकिन इस वित्तीय कहानी पर विचार करें।
यदि 1927 के अंत में एक आधुनिक रिप वैन विंकल $20,000 मूल्य के कॉरपोरेट बॉन्ड पर 5% चक्रवृद्धि भुगतान करके 60 वर्षों के लिए सो गया होता, तो वह $3,73,584 के साथ जागता उसके लिए एक अच्छा कॉन्डो, एक वोल्वो और खरीदने के लिए पर्याप्त था। हजामत, जबकि अगर उसने शेयरों में निवेश किया होता, जो प्रति वर्ष 9.8% रिटर्न देता, तो उसके पास 5,459,720 होते। चूंकि रिप सो रहा था, न तो 29 की दुर्घटना और न ही 87 की लहर ने उसे बाजार से बाहर निकाला होगा। 1927 में यदि आपने नीचे सूचीबद्ध 4 निवेशों में से प्रत्येक में $1,000 लगाए थे और पैसा करमुक्त हो गया था, तो 60 साल बाद आपके पास ये राशियां होंगी। दुर्घटनाओं, अवसादों, युद्धों, मंदी, 10 अलग-अलग राष्ट्रपति प्रशासनों और स्कर्ट की लंबाई में कई बदलावों के बावजूद सामान्य तौर पर शेयरों ने कॉरपोरेट बॉन्ड की तुलना में 15 गुना अधिक भुगतान किया है और ट्रेजरी बिलों की तुलना में 30 गुना बेहतर है। इसके लिए एक तार्किक व्याख्या है। शेयरों में कंपनी की वृद्धि आपके पक्ष में है। आप एक समृद्ध और विस्तारित व्यवसाय में भागीदार हैं। बॉन्ड में आप अतिरिक्त परिवर्तन के निकटतम स्रोत से अधिक कुछ नहीं है। जब आप किसी को पैसा उधार देते हैं, तो आप जो सबसे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, वह है ब्याज सहित वापस मिल जाना। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास वर्षों से मैकडॉनल्ड्स बॉन्ड है। उनके और मैकडॉनल्ड्स के बीच का रिश्ता कर्ज की अदायगी के साथ शुरू और खत्म होता है, और यह मैकडॉनल्ड्स का रोमांचक हिस्सा नहीं है। निश्चित रूप से मूल बॉन्डधारकों को उनका पैसा वापस मिल गया है, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें बैंक सीडी के साथ मिलता, लेकिन मूल शेयरधारक अमीर हो गए हैं। वे कंपनी के मालिक हैं। आपको बॉन्ड में कभी भी टेनबैगर नहीं मिलेगा जब तक कि आप एक ऋण जासूस नहीं हैं, जो डिफॉल्ट रूप से बॉन्ड में विशेषज्ञ है। जोखिमों के बारे में क्या? हाँ, आप खुद से कहते हैं, खासकर स्टॉक की कीमतों में नवीनतम गिरावट के बाद, लेकिन जोखिमों के बारे में क्या? क्या स्टॉक बॉन्ड से अधिक जोखिमपूर्ण नहीं है? बेशक स्टॉक जोखिम भरे हैं। यह कहीं नहीं लिखा है कि किसी स्टॉक पर हमारा कुछ भी बकाया है, जैसा कि मैंने सैकड़ों खेदजनक अवसरों पर साबित किया है। यहाँ तक कि लंबी अवधि के लिए रखे गए ब्लूचिप स्टॉक, जो सभी प्रस्तावों में सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, जोखिम भरे हो सकते हैं। आरसीए एक प्रसिद्ध विवेकपूर्ण निवेश था और विधवाओं और अनाथों के लिए उपयुक्त था, फिर भी इसे जी द्वारा 1986 में $66.50 प्रति शेयर पर खरीदा गया था, लगभग उसी कीमत पर जिस पर 1967 में कारोबार हुआ था, और यह 1929 के $38.25 के उच्च स्तर समायोजित से केवल 74% ऊपर था। विभाजन के लिए एक ठोस, विश्व प्रसिद्ध और सफल कंपनी के साथ जुड़े रहने के 57 वर्षों में आपको 1% से भी कम वार्षिक सराहना मिली है। बेथलेहम स्टील 1958 में अपने $60 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर से काफी नीचे बिक रहा है। 1896 से मूल डॉव जोन्स उद्योगों की सूची पर नजर डालें। अमेरिकन कॉटन ऑयल डिस्टिलिंग और कैटल फीडिंग, लैकलेड गैस, यूएस लेदर प्रेफर के बारे में किसने कभी सुना है? एक समय के ये प्रसिद्ध स्टॉक बहुत पहले ही गायब हो गए होंगे। फिर 1916 की सूची से हम बाल्डविन लोकोमोटिव देखते हैं, जो 1924 में चला गया था। 1925 की सूची में पैरामाउंट, फेमस लास्की और रेमिंगटन टाइपराइटर जैसे घरेलू नाम शामिल है। 1927 में रेमिंगटन टाइपराइटर गायब हो गया और यूनाइटेड ड्रग ने उसकी जगह ले ली। 1928 में जब डॉव जोन्स को 20 से 30 कंपनियों तक विस्तारित किया गया, तो नई आगमन में नैश मोटर्स, पोस्टम, राइट एरोनॉटिकल और विक्टर टॉकिंग मशीन शामिल थी। बाद की 2 कंपनियों को 1929 तक हटा दिया गया, विक्टर टॉकिंग मशीन क्योंकि इसका आरसीए में विलय हो गया था। आपने उस पर टिके रहने के परिणाम देखे हैं। 1950 में हम सूची में कॉर्न प्रोडक्ट्स रिफाइनिंग पाते हैं,
लेकिन 1959 तक इसे भी हटा दिया गया और स्विफ्ट एंड कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। मुद्दा यह है कि किस्मत बदल जाती है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि बड़ी कंपनियां छोटी नहीं हो जाएंगी, और ब्लू चिप जैसी कोई चीज नहीं है जिसे मिस न किया जा सके। गलत समय पर गलत कीमत पर सही स्टॉक खरीदे और आपको बहुत नुकसान होगा। देखिए 1972 से 74 के मार्केट ब्रेक में क्या हुआ, जब ब्रिस्टल मायर्स जैसे रूढ़िवादी मुद्दे $9 से गिरकर $4, टेलीडाइन $11 से $3 और मैकडॉनल्ड्स $15 से गिरकर $4 हो गए। ये बिल्कुल रात भर चलने वाली कंपनियां नहीं हैं। सही समय पर गलत स्टॉक खरीदे और आपको इसका अधिक नुकसान होगा। कुछ निश्चित अवधियों के दौरान शेयरों से सैद्धांतिक 9.8% वार्षिक लाभ को व्यवहार में लाने में बहुत समय लग जाता है। 1966 में डॉव जोन्स उद्योग 995.15 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और 1972 तक उस बिंदु से नीचे उछला। बदले में 1972 से 73 का उच्चतम 1982 तक पार नहीं किया गया था। लेकिन बहुत ही अल्पकालिक बांड और बांड फंड के संभावित अपवाद के साथ बांड जोखिम भरे भी हो सकते हैं। यहाँ बढ़ती ब्याज दरें आपको इनमें से किसी एक को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देंगी। दो अप्रिय विकल्प, बांड परिपक्व होने तक कम उपज का सामना करना या अंकित मूल्य पर पर्याप्त छूट पर बांड बेचना। यदि आप वास्तव में जोखिम से बचना चाहते हैं तो मनी मार्केट फंड या बैंक आपके लिए सही जगह है। अन्यथा आप जहां भी जाएं वहां जोखिम है। नगर निगम बांड को स्ट्रांग बॉक्स में नकदी के समान सुरक्षित माना जाता है, लेकिन डिफॉल्ट के दुर्लभ अवसर पर हारने वालों को यह न बताएं कि बांड सुरक्षित है। सबसे प्रसिद्ध डिफॉल्ट वाशिंगटन पब्लिक पावर सप्लाई सिस्टम और उनके कुख्यात हूप्स बांड का है। हाँ, मुझे पता है कि बांड 99.9% मामलों में भुगतान करते हैं, लेकिन इसके अलावा बांड पर पैसा खोने के अन्य तरीके भी हैं। एक डिफॉल्ट बढ़ती मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान 6% कूपन के साथ 30 वर्षीय बांड को बनाए रखने का प्रयास करें और देखें कि बांड के मूल्य का क्या होता है। बहुत से लोगों ने उन फंडों में निवेश किया है जो सरकारी राष्ट्रीय बंधक एसोसिएशन बांड गिनी मेस खरीदते हैं, बिना यह महसूस किए कि बांड बाजार कितना अस्थिर हो गया है। उन्हें विज्ञापनों द्वारा आश्वस्त किया जाता है 100% सरकारी गारंटी और वे सही है, ब्याज का भुगतान किया जाएगा। लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती है और बांड बाजार गिरता है तो यह बांड फंड में उनके शेयरों के मूल्य की रक्षा नहीं करता है। व्यवसाय पृष्ठ खोलें और देखें कि उस दिन ऐसे फंडों का क्या होता है जब ब्याज दरें ½ बढ़ जाती है, और आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। इन दिनों बॉन्ड फंड में स्टॉक फंड की तरह ही बेतहाशा उतार चढ़ाव होता है। ब्याज दरों में वही अस्थिरता जो चतुर निवेशकों को बांड से बड़ा मुनाफा कमाने में सक्षम बनाती है, बांड को धारण करना एक जुआ के समान बना देती है। स्टॉक और स्टड पोकर। सच कहूं तो जुए से निवेश को उन साफ सुथरी श्रेणियों में अलग करने का कोई तरीका नहीं है जो हमें आश्वस्त करने के लिए है। पैसे जमा करने के लिए सुरक्षित और अव्यवस्थित स्थानों के बीच कोई चीनी दीवार, बंडलिंग बोर्ड या कोई अन्य पूर्ण विभाजन नहीं है। यह 1920 के दशक के अंत में था कि आम स्टॉक अंततः विवेकपूर्ण निवेश की स्थिति में पहुंच गए, जबकि पहले उन्हें बाररूम दाव के रूप में खारिज कर दिया गया था, और यही वह क्षण था जब ओवरवैल्यूड बाजार ने स्टॉक खरीदने को निवेश की तुलना में अधिक दाव पर लगा दिया। क्रैश के बाद 2 दशकों तक अधिकांश आबादी द्वारा स्टॉक को जुआ माना जाता था, और इस धारणा को 1960 के दशक के अंत तक पूरी तरह से संशोधित नहीं किया गया था, जब स्टॉक को एक बार फिर से निवेश के रूप में अपनाया गया था, लेकिन एक ओवरवैल्यूड बाजार में जिसने अधिकांश स्टॉक को बहुत अधिक बना दिया था। जोखिम भरा। ऐतिहासिक रूप से स्टॉक को निवेश के रूप में अपनाया जाता है, या नियमित और चक्रीय तरीके से, और आमतौर पर गलत समय पर जुआ के रूप में खारिज कर दिया जाता है। स्टॉक को इस समय विवेकपूर्ण के रूप में स्वीकार किए जाने की सबसे अधिक संभावना है, लेकिन ऐसा नहीं है।
वर्षों तक बड़ी कंपनियों के स्टॉक को निवेश और छोटी कंपनियों के स्टॉक को सट्टा माना जाता था, लेकिन हाल ही में छोटे स्टॉक निवेश बन गए हैं और सट्टा वायदा और विकल्पों में लगाया जाता है। हम हमेशा की इस रेखा को फिर से खींच रहे हैं। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है जब लोग अपने निवेश को रूढ़िवादी अनुमान के रूप में वर्णित करते हैं या फिर दावा करते हैं कि वे विवेकपूर्ण अनुमान लगा रहे हैं। आमतौर पर इसका मतलब है कि उन्हें उम्मीद है कि वे निवेश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चिंता है कि वे जुआ खेल रहे हैं। वाक्यांश हम एक दूसरे को देख रहे हैं उन जोड़ों के लिए समान कार्य करता है जो यह तय नहीं कर सकते कि वे गंभीर हैं या नहीं। एक बार जब पैसे में जोखिम के परेशान करने वाले तथ्य को स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम जुए को निवेश से अलग करना शुरू कर सकते हैं, न कि गतिविधि के प्रकार, बॉन्ड खरीदना, स्टॉक खरीदना, घोड़ों पर दाव लगाना आदि के आधार पर, बल्कि कौशल, समर्पण और उद्यम के आधार पर। प्रतिभागी का सिस्टम से जुड़े रहने के अनुशासन के साथ एक अनुभवी विकलांग व्यक्ति के लिए घोड़ों पर दाव लगाना अपेक्षाकृत सुरक्षित दीर्घकालिक रिटर्न प्रदान करता है, जो उसके लिए म्यूचुअल फंड या जनरल इलेक्ट्रिक में शेयरों के मालिक होने जितना ही विश्वसनीय रहा है। इस बीच उतावले स्टॉक पिकर के लिए जो हॉट टिप्स का पीछा करता है और अपनी इक्विटी में अंदर और बाहर भागता है, स्टॉक में निवेश सबसे सुंदर अयाल वाले घोड़े पर या बैंगनी रेशम वाले जॉकी पर तनख्वाह फेंकने से अधिक विश्वसनीय नहीं है। वास्तव में उतावले और तेजतर्रार स्टॉक प्लेयर के लिए मेरी सलाह है, वॉल स्ट्रीट को भूल जाओ और अपने पागल पैसे को हिलेहा, मोंटे कार्लो, साराटोगा, नासाओ, सांता अनीता या बाडेन बेडेन में ले जाओ। कम से कम उन सुखद परिवेश में जब आप हारते हैं तो आप यह कह पाएंगे कि आपने ऐसा करते हुए बहुत अच्छा समय बिताया। यदि आप स्टॉक में हार जाते हैं तो कार्यालय के चारों ओर अपने ब्रोकर की गति को देखने में कोई सांत्वना नहीं है। इसके अलावा जब आप बेतहाशा पैसा खो देते हैं तो आप बस अपने बेकार टिकटों को फर्श पर फेंक देते हैं और आपका काम हो जाता है, लेकिन स्टॉक, विकल्प आदि में आपको हर वसंत में कर लेखाकार के साथ दर्दनाक घटनाओं को फिर से जीना पड़ता है। यह सब पता लगाने में कई दिन का अतिरिक्त काम लग सकता है। मेरे लिए निवेश बस एक जुआ है जिसमें आप बाधाओं को अपने पक्ष में झुकाने में कामयाब रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अटलांटिक सिटी है या S&P 500 या बांड बाजार। वास्तव में शेयर बाजार मुझे सबसे ज्यादा स्टड पोकर गेम की याद दिलाता है। 7 कार्ड स्टड पर दाव लगाने से उन लोगों को लगातार दीर्घकालिक रिटर्न मिल सकता है जो अपने कार्ड का प्रबंधन करना जानते हैं। 4 कार्ड आमने सामने बांटे गए हैं और आप न केवल अपने सभी हाथ देख सकते हैं, बल्कि अपने अधिकांश विरोधियों के हाथ भी देख सकते हैं। तीसरा या चौथा कार्ड बांटे जाने के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसके जीतने की संभावना है और किसके हारने की संभावना है, अन्यथा यह स्पष्ट है कि कोई संभावित विजेता नहीं है। यह वैसा ही है। वॉल स्ट्रीट। यदि आप जानते हैं कि इसे कहाँ खोजना है, तो बहुत सारी जानकारी खुले हाथों में है। कंपनियों के बारे में कुछ बुनियादी प्रश्न पूछकर आप जान सकते हैं कि किन कंपनियों के बढ़ने और समृद्ध होने की संभावना है, किन कंपनियों के बढ़ने और समृद्ध होने की संभावना नहीं है और जो पूरी तरह से रहस्यमय है। आप कभी निश्चित नहीं हो सकते कि क्या होगा, लेकिन प्रत्येक नई घटना कमाई में उछाल, एक गैरलाभकारी सहायक कंपनी की बिक्री, नए बाजारों में विस्तार, एक और कार्ड सामने आने जैसा है। जब तक कार्ड सफलता की अनुकूल संभावनाएं दर्शाते हैं, तब तक आप हाथ में रहेंगे। जो कोई भी मासिक स्टड पोकर गेम नियमित रूप से खेलता है, उसे जल्द ही पता चलता है कि वही भाग्यशाली खिलाड़ी हमेशा आगे आते हैं। ये वे खिलाड़ी हैं जो हाथ खुलने पर अपनी संभावनाओं की सावधानीपूर्वक गणना और पुनर्गणना करके निवेश पर अपने रिटर्न को अधिकतम करने का कार्य करते हैं। लगातार जीतने वाले अपनी स्थिति मजबूत होने पर अपना दाव बढ़ाते हैं और जब हालात उनके विपरीत होते हैं तो वे खेल से बाहर हो जाते हैं, जबकि लगातार हारने वाले हर महंगे बर्तन के कड़वे अंत पर टिके रहते हैं,
चमत्कार की उम्मीद करते हैं और हार के रोमांच का आनंद लेते हैं। स्टड पोकर और वॉल स्ट्रीट में हारने वालों को हारने के लिए अक्सर चमत्कार होते रहते हैं। लगातार विजेता भी इस तथ्य से सहमत है कि उन्हें कभी कभार 3 इक्के दिए जाएंगे और सीमा पर दाव लगाया जाएगा, लेकिन एक छिपे हुए रॉयल फ्लश से हार जाएंगे। वे अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं और अगले हाथ पर चले जाते हैं, इस विश्वास के साथ कि उनकी मूल पद्धति उन्हें समय के साथ पुरस्कृत करेगी। जो लोग शेयर बाजार में सफल होते हैं, वे समय पर होने वाले नुकसान, असफलताओं और अप्रत्याशित घटनाओं को भी स्वीकार करते हैं। विपत्तिपूर्ण बूंदें उन्हें खेल से बाहर नहीं डराती। यदि उन्होंने H&R ब्लॉक पर उचित होमवर्क किया है और स्टॉक खरीदा है और अचानक सरकार टैक्स कोड को सरल बनाती है, एक अप्रत्याशित संभावना दी गई और ब्लॉक का व्यवसाय खराब हो जाता है, तो वे खराब ब्रेक स्वीकार करते हैं और अगले स्टॉक की तलाश शुरू करते हैं। उन्हें एहसास है कि शेयर बाजार शुद्ध विज्ञान नहीं है और शतरंज की तरह नहीं है, जहां हमेशा श्रेष्ठ स्थिति की जीत होती है। यदि मेरे 10 में से 7 स्टॉक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करते हैं, तो मुझे खुशी होगी। यदि मेरे 10 में से 6 स्टॉक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करते हैं, तो मैं आभारी हूं। वॉल स्ट्रीट पर एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाने के लिए 10 में से 6 की आवश्यकता होती है। समय के साथ शेयर बाजार में जोखिमों को उचित खेल से कम किया जा सकता है, जैसे स्टड पोकर में जोखिम कम हो जाते हैं। अनुचित खेल के साथ एक ऐसा स्टॉक खरीदना जो अधिक कीमत पर हो, यहाँ तक कि ब्रिस्टल मायर्स या हेंज की खरीद के परिणामस्वरूप भारी नुकसान हो सकता है और अवसर बर्बाद हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, यह उन लोगों के साथ होता है जो सोचते हैं कि ब्लू चिप्स के साथ सट्टेबाजी से उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता से राहत मिलती है, इसलिए वे अपना आधा पैसा तुरंत खो देते हैं और अगले 8 वर्षों तक इसे वापस नहीं पा सकते हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में लाखों बेखबर डॉलर अधिक कीमत वाले अवसरों का पीछा करते थे और परिणामस्वरूप जल्द ही गायब हो गए। क्या इससे ब्रिस्टल मायर्स और मैकडॉनल्ड्स का निवेश जोखिम भरा हो जाता है? केवल लोगों के निवेश करने के तरीके के कारण। उन्हें दूसरी ओर यह मान लेना कि आपने होमवर्क कर लिया है, अपना पैसा जोखिम भरी और परेशान जनरल पब्लिक यूटिलिटीज 3 माइल आइलैंड परमाणु समस्या के मालिकों पर लगा दिया है, ठोस पुराने में गलत समय पर किए गए निवेश की तुलना में कहीं अधिक रूढ़िवादी था। केलॉग। मेरी सास श्रीमती चार्ल्स हॉफ की निवेश पूंजी को जोखिम में नहीं लेना चाहते थे। मैंने एक बार उन्हें ह्यूस्टन इंडस्ट्रीज में स्टॉक खरीदने की सलाह दी थी, जो एक बहुत ही सुरक्षित कंपनी थी। यह बिल्कुल सुरक्षित था। स्टॉक ने 1 दशक से अधिक समय तक कुछ नहीं किया। मुझे लगा कि मैं अपनी माँ के पैसे से और अधिक जुआ खेल सकता हूँ, इसलिए मैंने उनके लिए जोखिम भरा कंसोलिडेटेड एडिसन खरीदा। यह 6 गुना बढ़ गया। कॉन एड उन लोगों के लिए उतना जोखिम भरा नहीं था जिन्होंने बुनियादी बातों पर नजर रखना जारी रखा था। बड़े विजेता तथाकथित उच्च जोखिम वाली श्रेणियों से आते हैं, लेकिन जोखिम का संबंध श्रेणियों की तुलना में निवेशकों से अधिक होता है। जो लोग अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं, उनके लिए शेयरों में निवेश करने का सबसे बड़ा लाभ सही होने का असाधारण इनाम है। यह बफेलो, न्यूयॉर्क की जॉनसन चार्ट सर्विस द्वारा गणना किए गए म्यूचुअल फंड रिटर्न में सामने आया है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सहसंबंध है। फंड जितना जोखिम भरा होगा, भुगतान उतना ही बेहतर होगा। यदि आपने 1963 में औसत बांड फंड में $10,000 लगाए थे, तो 15 साल बाद आप $31,338 लेकर आएंगे। एक संतुलित निधि, स्टॉक और बांड में वही $10,000 $44,343 का उत्पादन करता। एक विकास और आय कोष में सभी स्टॉक $53,157 और एक आक्रामक विकास कोष में सभी स्टॉक भी 76,556। स्पष्ट रूप से शेयर बाजार एक जुआ है जब तक आप जानते हैं कि गेम कैसे खेलना है, और जब तक आपके पास स्टॉक है, नए कार्ड आते रहेंगे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ
तो शेयरों में निवेश करना वास्तव में 7 कार्ड्स टर्पोकर खेलने जैसा नहीं है। यह 70 कार्ड्स टर्पोकर हैंड खेलने जैसा है, या यदि आपके पास 10 स्टॉक है तो यह एक साथ 10 70 कार्ड हैंड खेलने जैसा है।